आइए हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम कुछ बीपीएससी में जैसे प्रश्न आते हैं, कुछ उन प्रश्नों को लेने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ व्याख्यात्मक, अभी तक हम प्रश्न का सेशन देख रहे थे, अब हम कुछ व्याख्यात्मक यहाँ पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में हम जो कोर एरिया है जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम क्लास के मोड में उसको समझने का प्रयास करेंगे कि अधिकतम प्रश्न किस प्रकार से बीपीएससी आपसे पूछने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले हमें कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए कि बीपीएससी जो हमारा प्रश्न पूछने का उसका जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं मानचित्र से ज़्यादातर प्रश्न उठाते हैं। मानचित्र से ज़्यादातर प्रश्न उठाते हैं, मानचित्र से लेकर के हमसे आपसे प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। और उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा जो उनका पूछने का तरीका होता है वो अवधारणात्मक होता है, कथन, कारण और 5 विकल्प देने की प्रविधा है। तो आज हम कम से कम जब ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर भारत की अवस्थिति और विस्तार के विषय में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो भारत की अवस्थिति और विस्तार, भारत की अवस्थिति तथा विस्तार, भारत की अवस्थिति तथा विस्तार का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर एक भारत का मानचित्र बनाते हैं और उस मानचित्र के माध्यम से अपने भारत का विस्तार कहाँ पर है, किस रूप में है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये अपना प्यारा भारत है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ ग्लोब पर अगर देखें तो अपने भारत की स्थिति कैसी है। ग्लोब पर एक रेखा यहाँ से ऊपर के जाती है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं या इक्वेटर लाइन कहते हैं। और यहाँ से एक रेखा जो होकर के जाती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ से एक रेखा जाती है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसे हम लोग इस प्रकार से जानते हैं। और अपना जो भारत है उसके मध्य से होकर के मकर रेखा क्या होती है, गुजरती है। भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के आपकी मकर रेखा गुजरती है। तो ऐसे में जो भारत है अपना, वो मकर रेखा पर स्थित राष्ट्र है। और इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर इस प्रकार से जीरो अंश के इधर जो रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। और जो भारत का विस्तार है वो 68 अंश 7 मिनट से शुरू हो जाता है देशांतरी दृष्टिकोण से। 68 अंश 7 मिनट से शुरू होता है और फिर ये कहाँ तक चलता है, 97 अंश 25 मिनट तक चलता है। 25 मिनट तक ये अपना पूरा भारत क्या है, पाया जाता है। देशांतरी दृष्टिकोण से ये भारत का विस्तार है। और फिर अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 8 अंश 4 मिनट से शुरू होता है और फिर इधर अपना 37 अंश ये 68 नहीं है, 67 है, 68 है। और इधर अपना 37 अंश 6 मिनट तक है। ये भारत का अपना इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर इसी में जोड़ दें, यहाँ 8 अंश 2 मिनट से भारत का विस्तार शुरू हो जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु अगर हम देखें तो गुहार मोती है, गुहार मोती है जो कि गुजरात में है। और फिर इधर हम देखें तो किवीथू है जो कि कहाँ है, एपी, एपी माने अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे उत्तरोत्तर बिंदु अगर हम देखें तो यहाँ पर है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर हम देखें तो भारत का है इंदिरा पॉइंट,
या इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। या पार्सेक बिंदु भी कहते हैं, पार्सेक बिंदु भी कहते हैं। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी भारत का सबसे कहीं न कहीं मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको कहीं न कहीं क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए माय डियर। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, भारत 30 देशांतरों और 30 अक्षांशों में, लगभग 29 अक्षांशों में क्या है, विस्तारित है। ये भारत का अपना विस्तार है। भारत की सरजमी इतने देशांतरों और इस प्रकार के अक्षांशों में क्या है, फैली हुई है। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो भारत के कितने, हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा कहीं न कहीं कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। कभी कभी राज्य भी पूछ, कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तो केरल, तमिलनाडु में। कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। कभी कभी राज्य भी पूछ लिया जाता है। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इस प्रकार से, और अपने भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के, कहाँ से होकर के, बिल्कुल बीचों बीच से होकर के एक रेखा जाती है। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इस रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है। और ये कर्क रेखा जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के जाती है, यह कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के भारत की कर्क रेखा जाती है। पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य है गुजरात। दूसरा राज्य है राजस्थान। और फिर तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये कॉमन जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। इतने राज्यों से होकर के भारत की कर्क रेखा जाती है। अब भारत की कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है, तो सबसे लंबी है मध्य प्रदेश, एमपी में सबसे लंबी है। सबसे छोटी कहां पर है, तो राजस्थान राज्य में है। राजस्थान में ये सबसे छोटी है। और मध्य प्रदेश में अपनी कर्क रेखा सबसे लंबी है। और कर्क रेखा से ही कहीं न कहीं वर्षा, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन का संबंध, अब बीपीएससी यहां पर अवधारणात्मक लेवल पर आपको ले जाने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में प्रश्न पूछेगा कि कर्क रेखा का भारतीय मानसून आगमन से क्या संबंध है। जब सूर्य की किरणें अपनी कहीं न कहीं कर्क रेखा पर चमकती हैं, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमकती हैं, यह अपनी पृथ्वी है। और अपनी पृथ्वी पर यहाँ पर इक्वेटर लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये दोनों रेखाएं हैं। जब सूर्य की किरण बिल्कुल सीधा इस वाले एरिया में पड़ती है और यहीं पर अपना भारत है, तो उस दौरान जो इंसुलेशन की मात्रा होती है सूर्यातप की, इस वाले क्षेत्र में बढ़ जाती है। और जैसे ही इस वाले क्षेत्र में इंसुलेशन की मात्रा बढ़ती है, सूर्यातप की मात्रा बढ़ती है, वैसे यहां पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाता है। किसका, एलपी का निर्माण हो गया। और जैसे ही यहां पर एलपी का निर्माण होता है और हिंद महासागर के इस एरिया में जहां इक्वेटर लाइन था, यहां पर इसकी तुलना में एचपी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, एचपी का निर्माण हो जाता है। और हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हमारी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। कहां से, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवाएं चलती हैं। और इसी एरिया से आपकी इस मानसून का जन्म होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं।
और ये मानसून कब आता है? गर्मियों में आता है। अभी गर्मी पड़ रही है तो आपके सूर्योदय का यहाँ का तापमान बढ़ गया है, जिससे पेशावर के आसपास वाले इलाके में निम्न वायुदाब का निर्माण हो गया। अब जब यहाँ पर निम्न वायुदाब का निर्माण हो गया तो यहाँ से हवाएं हमारी इस दिशा में चलेंगी, और जब इस दिशा में हमारी हवाएं चलती हैं तो इस समुद्र से आर्द्रता ले लेती हैं, और फिर पहले आपके कन्याकुमारी से टकराती हैं 1 जून को। फिर ऐसे क्रमशः मानसून भारत में आगे बढ़ता है, और मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। इसे अरब की शाखा का मानसून कहते हैं, इसे अरब शाखा कहते हैं। ये 40% मानसून लेता है, और इसे हम बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो होता है वो 60% मानसून को लेकर के आगे बढ़ता है, और इस प्रकार से आपके नॉर्थ ईस्ट लेकर के इस पूर्वोत्तर राज्यों, आपके उत्तर पूर्व, आपके कहीं न कहीं पश्चिम उत्तर राज्यों में खूब वर्षा कराने का काम करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और फिर आपके उत्तर प्रदेश और इन सारे राज्यों में वर्षा के लिए ये हमारी शाखा बंगाल की खाड़ी की क्या होती है? उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है। और यहाँ पर ये शाखा अरब सागर से प्रवेश करती है, तो ये राजस्थान में अरावली का विस्तार उत्तर से दक्षिण होने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं कराती, यहाँ से आगे निकल जाती है। वही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ होने के कारण से यहाँ पर वर्षा कराती है, लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं। यहाँ पर तो वर्षा होता है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर तो वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी तट पर छायावृष्ट प्रदेश का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? छायावृष्ट प्रदेश बन जाता है। इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने की विशेष आवश्यकता है जब आप बीपीएससी की तैयारी, क्योंकि बीपीएससी एक आयोग है, उसके अपने प्रश्न बनाने का जो स्तर होता है वो फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी वहाँ पर जोड़ने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो वर्षा होगी, लेकिन इस तट पर वर्षा नहीं होगी। तो ये भारत में मानसून के आगमन का क्या होता है? परिदृश्य हम सभी को देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे मकर रेखा, तो मकर रेखा का संबंध भारत में मानसून से होता है। और फिर आप जब देखते हैं ठंडियों का मौसम आता है, ठंडियों के मौसम में हमारी यह रेखा जो है वो कहीं न कहीं हमारी ये रेखा क्या हो जाती है? हमारी ये रेखा यहाँ पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठंडियों का मौसम जैसे आएगा, हमारी सूर्य की किरणें अब कहाँ पर चली जाएंगी? दक्षिणी गोलार्ध में चली जाती हैं, हमारे मकर रेखा की तरफ आगे बढ़ती है। और फिर भारत के इस एरिया में किसका निर्माण हो जाता है? जब यहाँ सूर्य की किरण नहीं होगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है, उच्च वायुदाब बन जाता है। और फिर यहाँ से भारत के उत्तर पूर्व की दिशा से, भारत की ये दिशा कौन सी है? ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। इस दिशा से हवा चलना शुरू होती है। इसे उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून कहते हैं, या लौटता हुआ मानसून कहते हैं, प्रत्यावर्तित होता हुआ मानसून कहते हैं। और इस प्रत्यावर्तित होते हुए मानसून से भारत में कहीं पर वर्षा नहीं होगी। यहाँ पर एलपी बन गया है इसकी तुलना में। अब हवाएं उल्टा चलने लगी, और फिर हवाएं लौटती मानसून से मात्र तमिलनाडु के इस तट पर वर्षा होती है, पूर्वी तट पर, जिसे कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहते हैं, इसी पर वर्षा होती है और कहीं पर वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है? तो ऐसा जवाब हम सभी को संप्रेषित करना है। तो लौटती हुई मानसून से कोरोमंडल तट पर मात्र वर्षा होती है और कहीं पर वर्षा नहीं होती है। तो यहां पर हम लोग ऐसा देखने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे मानसून का संबंध आखिर हमारी कर्क रेखा से कैसे है। तो हमारी कर्क रेखा से निश्चित तौर से हमारे मानसून का संबंध है। तो अब हम लोग यहाँ कर्क रेखा पढ़ रहे थे। अब भारत की अवस्थिति और विस्तार का अध्ययन करने के क्रम में हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, भारत की अवस्थिति और विस्तार के क्रम में यहाँ पर जो हमारा मानसून होता है, यहाँ पर हमारी एक रेखा होती है।
इस रेखा को हम लोग कहते हैं, इस रेखा को कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, इसको हम लोग मानक समय रेखा कहते हैं। और मानक समय रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के क्या होती है, गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है, भारत के बीच से होकर के गुजरती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखें कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है। तो मानक समय रेखा आपकी यूपी से होकर के जाती है, यूपी के बाद यहाँ पर आपके एमपी से होकर के जाती है, एमपी के बाद यहाँ पर आपके झारखंड से होकर के जाती है, और फिर यहाँ पर आपके ओडिशा से होकर के, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, सीजी, झारखंड नहीं, फिर यहाँ पर ओडिशा से होकर के जाती है, और फिर यहाँ पर आपके एपी, एपी माने आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के आपकी मानक समय रेखा जाती है। मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर के जाती है, तो मानक समय रेखा हमारी कितने राज्यों से होकर के जाती है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है, तो यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद सीजी, सीजी के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद यहाँ पर हमारा जो राज्य है एपी, एपी माने आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के जाती है। मानक समय रेखा और हमारी जो यहाँ पर कहीं न कहीं कर्क रेखा है, एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में एक स्थान है जिसको हम लोग भैंसा कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग भैंसा कुंड कहते हैं। इसी भैंसा कुंड नामक स्थान पर एक दूसरे को काटने का काम करती है, एक दूसरे को ब्रेकआउट करने का काम करती है। किस स्थान पर, तो भैंसा कुंड, छत्तीसगढ़ में एक स्थान है भैंसा कुंड, वहीं पर एक दूसरे को काटने का काम करती है माय डियर। तो ऐसा करके हम सभी को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है कि भैंसा कुंड नामक स्थान पर एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी मानक समय रेखा 82.5 अंश, 82.5 अंश से होकर के गुजरती है। 82.5 अंश देशांतर से होकर के हमारी जो रेखा गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। एक बात हमको और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हम लोग पूछें कि कितने तटवर्ती राज्य हैं, भारत के तट रेखा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इसको हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर है गुजरात, यहाँ पर है यमच महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, केरल, और इस में है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, एपी, एपी के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य जो है हमारी क्या बनाते हैं, तट रेखा बनाते हैं। सबसे लंबी तट रेखा अगर पूछा जाए तो किसकी है, तो गुजरात राज्य की। सबसे लंबी तट रेखा अगर पूछा जाए तो गुजरात राज्य की है। सबसे लंबी तट रेखा अगर किसी राज्य की है तो वो राज्य हमारा कौन सा है, तो वो राज्य हमारा गुजरात है। सबसे लंबी, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। सबसे छोटी तट रेखा, सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, तो गोवा की है। तो ये बातें भी कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछने का प्रयास करते हैं, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है। और भारत की संपूर्ण समुद्री रेखा मुख्य भूमि की अगर आप देखें तो 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर लंबी है भारत की तट रेखा।
लेकिन द्वीप है यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनको भी अगर हम मिला दें तो भारत की तटरेखा, संपूर्ण समुद्री तटरेखा द्वीपों सहित, या ऐसा लिख सकते हैं द्वीपों सहित समुद्री सीमा 7516.5 किलोमीटर है। और भारत की जब हम लोग बात करें तो भारत की हम लोग जब बात करते हैं तो भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा की अगर हम लोग बात करें, भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा की अगर हम लोग यहाँ पर देखने का थोड़ा सा प्रयास करें कि भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा कितनी है और कितनी लंबी है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो इसको अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई है, इस पूरे स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और कितने राज्य भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ये कभी कभी आपसे अगर प्रश्न पूछा गया कितने राज्य साझा करते हैं, राष्ट्र साझा करते हैं, तो यहाँ पर अपना जो राष्ट्र है वो कहीं ना कहीं कौन है, पाकिस्तान है। यहाँ पर जो अपना राज्य है वो पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद अगला राज्य अपना कौन हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर अपना अगला राज्य कौन हो गया, चीन हो गया, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर चीन हो गया। चीन के बाद यहाँ पर जो अपने साथ सीमा साझा करता है वो कौन है, नेपाल है। यहाँ पर कौन है, भूटान है। यहाँ पर कौन है, बांग्लादेश है। यहाँ पर कौन है, म्यांमार है। तो इतने राष्ट्र भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर यहाँ पर चीन, नेपाल और ये है भूटान और ये है बांग्लादेश और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना कौन है, म्यांमार। इतने राष्ट्र कहीं ना कहीं भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 राष्ट्र भारत के साथ अपनी सीमावर्ती राष्ट्र है ये भारत के। भारत के कितने राष्ट्र सीमावर्ती हैं, तो 7 राष्ट्र भारत के क्या हैं, सीमावर्ती हैं। तो इसको इस प्रकार से इस तथ्य को लिख लें, भारत के पूरा सीमावर्ती जो राष्ट्र हैं वो कितने हैं, 7 सीमावर्ती राष्ट्र है भारत के पास। कितने राष्ट्र हैं, तो 7 हैं। तो यहाँ पर लिखिए भारत के सीमावर्ती राष्ट्र, भारत के सीमावर्ती राष्ट्र कौन कौन हैं, तो एक है पाकिस्तान, फिर अपना है अफगानिस्तान, फिर यहाँ पर है चीन, फिर यहाँ पर है नेपाल और अगला राष्ट्र हमारा है भूटान, ये सीमावर्ती राष्ट्र है। फिर यहाँ पर है बांग्लादेश और फिर यहाँ पर अपना अगला राष्ट्र है म्यांमार। इनकी कितनी लंबी सीमा है, 3223 किलोमीटर लंबी सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। 106 किलोमीटर सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। 3388 किलोमीटर सीमा किसके साथ लगती है, चीन के साथ। और फिर यहाँ नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा लगती है, किसके साथ, नेपाल के साथ। 699 किलोमीटर सीमा लगती है भूटान के साथ। 4096.5 किलोमीटर सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ
और फिर 1643 किलोमीटर सीमा लगती है किसके साथ? म्यांमार के साथ। तो ये भारत के सीमावर्ती राष्ट्र है, ये भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करने वाले राष्ट्र हैं। सबसे लंबी सीमा अगर किसी की लगती है तो किसकी लगती है? बांग्लादेश की। उसके बाद दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, चौथे नंबर पर कौन है? तो नेपाल। चौथे नंबर पर कौन है? नेपाल। पांचवें नंबर पर कौन है? म्यांमार। और फिर भूटान है। सबसे छोटी सीमा या सबसे लघुतम सीमा जो पीओके के साथ लगती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ लगती है, 106 किलोमीटर सीमा लगती है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो ये भारत के कौन से राष्ट्र? सीमावर्ती राष्ट्र है, भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। अब भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की अगर कभी बात आ जाए, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में श्रीलंका भी आ जाएगा, और फिर कौन आ जाएगा? मालदीव यहां पर है। लक्षद्वीप समूह के जस्ट नीचे, मिनिकॉय के जस्ट नीचे है मालदीव, एक द्वीपीय राष्ट्र है मालदीव। ये दोनों राष्ट्र भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की संख्या अगर हम देखें तो 9 है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की संख्या, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की संख्या, पड़ोसी राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो पड़ोसी राष्ट्रों की संख्या में आ जाएंगे पाकिस्तान, शॉर्ट फॉर्म, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, और फिर कौन आ जाएगा? श्रीलंका। ये 9 राज्य भारत के क्या हैं? पड़ोसी राष्ट्र हैं। तो भारत के सीमावर्ती राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, फिर म्यांमार 2 बार यहां लिख गया है, इसको इरेज कर लें। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भारत के क्या हैं? ये पड़ोसी राष्ट्र हैं भारत के साथ। और ये भारत के साथ पड़ोसी राष्ट्रों में जिनकी समुद्री सीमा लगती है उनको भी हम लोग क्या करते हैं? शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ये भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। भारत के अगर पूछा जाए कि समुद्री सीमावर्ती राष्ट्र कितने हैं, तो 7 बताना है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसे मैक-मोहन रेखा कहते हैं। मैक-मोहन रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है उसे हम डूरन लाइन कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है उसे हम, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो रेखा है, यहां पर जो रेखा है त्रिपुरा और बांग्लादेश को, इसे हम जीरो लाइन कहते हैं। इसे हम जीरो लाइन कहते हैं। और इसका निर्धारण 1947 में हुआ था। इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में हुआ था। 1947 में हुआ था। 1867 में हुआ था। 1914 में हुआ था। तो इस प्रकार से कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उनकी रेखाएं हैं। तो कभी कभी इनके आर्डर को भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी सीमा रेखा भारत के साथ, सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है। कभी कभी इनके आर्डर को भी सीमा के आधार पर आपको दिखाने के लिए आ जाएगा।
तो उस दौरान आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भारत के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है और किस रूप में लगती है, उसका अपना क्या स्वरूप है। तब जाकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ठीक प्रकार से चीज़ों को क्या कर पाएंगे, दिखा पाएंगे माय डियर। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे भारत की सीमा। अब यहाँ पर हम लोग एक बात और देखने का प्रयास करें। भारत की जो सीमा है अपनी पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? इसको हम लोग यहां पर देखेंगे। पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? पाकिस्तान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो पहला राज्य अपना कौन सा है? तो पहला राज्य है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर। 3 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश कौन है? J&K। और फिर अपना कौन है? लद्दाख। इतने राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। कभी कभी ऐसा राज्य कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आपके J&K और लद्दाख है। इन केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कब किया गया? तो इन केंद्र शासित प्रदेशों का एक अधिनियम ला करके, वह अधिनियम कब लाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को लाया गया था। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती होता है। उन्हीं के जन्म जयंती के दिवस पर यह बिल लाया गया था। और फिर लद्दाख और J&K को कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया? अलग। भारत के एकीकरण का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत के एकीकरण का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि इन्हें कहां मिली थी? तो खेड़ा आंदोलन में के दौरान। खेड़ा आंदोलन के दौरान। ये आंदोलन कहां हुआ था? ये किसानों का आंदोलन था। ये गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था ये आंदोलन। और उसी आंदोलन के दौरान गांधी जी को किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो ऐसा हमको ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ पर अगला राष्ट्र देखेंगे। अगला राष्ट्र अपना कौन है? तो अगला राष्ट्र है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ किन राज्यों की सीमाएं लगती है, इसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करें। अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है 106 किलोमीटर सीमा है। और ये केवल पाक ऑक्युपाइड POK के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ लगती है। वास्तव में भारत के साथ इसकी कोई सीमा नहीं लगती है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और कहीं ना कहीं इस पर पाकिस्तान ने
अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। किसने? पाकिस्तान ने। इस कारण से भारत इसे अपने मानचित्र में दर्शाता है। वास्तव में एक्चुअल अभी आप देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है यहां पर, लेकिन ये भारत का हिस्सा है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के विस्तारित जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसका भाग है। 1948 में पाकिस्तान ने गलत तरीके से इस पर कब्जा कर रखा है और यथास्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये मामला चला गया तो वहां पर यथास्थिति बनाने के नाम पर कहीं न कहीं यहां पर क्या कर दिया गया? सीज फायर कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया, जिसकी डायरेक्ट सीमा लगती है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। वो कितने किलोमीटर लंबी है? 106 किलोमीटर लंबी है। अब यहां पर हम लोग देखें चीन के साथ कौन से राज्य भारत की सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ जो अपने सीमा साझा करते हैं उसमें कौन है? उसमें लद्दाख है, और उसके बाद कौन है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद यहां पर हम लोग देखें तो सिक्किम है। सिक्किम है और फिर अपना अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। ये सारे के सारे राज्य, ये पांचों राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं? चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 1914 में हुआ था सर मैकमोहन की अध्यक्षता में। सर मैकमोहन की अध्यक्षता में यह समझौता हुआ था, जिसे चीन मानने से इनकार करता है। वो कहता है कि यह सीमा का निर्धारण ब्रिटिश के साथ हमारा हुआ था, ना कि भारत के साथ। इस कारण से इस सीमा रेखा, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को मानने से क्या करता है? इनकार करता है माय डियर। इसी कारण से इस सीमा पर भी अपने विवाद यदा कदा उभर करके सामने आते रहते हैं। और दोनों राष्ट्र अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी सीमाएं निर्धारित कर लें तो ये चीन के हित में भी होगा और भारत के हित में भी होगा, भारत के हित में भी होगा। ऐसा कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं कौन कौन राज्यों के साथ। अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा करता है। किस पर दावा करता है? अरुणाचल प्रदेश पर। उसका दावे का जो आधार है वो क्या है? प्रजाति आधार पर। वो कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश में लोग रहते हैं वो मंगोलायड प्रजाति के लोग हैं, उनसे हमारी साम्यता है, इस कारण से अरुणाचल प्रदेश पर हमारा स्वाभाविक राइट बनता है। यहां पर एक बफर राष्ट्र था जिसे हम लोग तिब्बत कहते थे। तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया। जब तक तिब्बत था 1959, उसके पहले भारत की सीमा डायरेक्ट चीन के साथ नहीं लगती थी। भारत और चीन के बीच में एक बफर राष्ट्र के रूप में था। किस राष्ट्र के रूप में था? बफर राष्ट्र के रूप में था। ये बफर राष्ट्र कौन था? तो ये बफर राष्ट्र वहां पर तिब्बत मौजूद था। और 1955 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। जिसका परिणाम रहा कि 1959 में तिब्बत पर चीन ने आधिपत्य स्थापित कर लिया और वहां से बहुत सारे तिब्बती लामा भारत के धर्मशाला जिले में आकर के शरण प्राप्त किए हैं। तो 1955 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए गए और जिसका परिणाम रहा कि ऐसा आप लोग को देखने को मिलता है, जिसे हम पंचशील समझौते के नाम से जानते हैं। पंचशील समझौता इसे कहते हैं। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू
तथा चाउ एन लाई की मध्य हुआ था। चाउ एन लाई की मध्य हुआ था, जिसे हम पंचशील समझौते के नाम से जानते हैं। ये बात सभी को क्लियर रखनी है। तो किस प्रकार से चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं, उसका भी संज्ञान हमें होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल होना चाहिए कि एक चीज दूसरी चीज से क्या हुई है? जुड़ी हुई है, आपस में अंतर संबंधित है। अब यहां पर हम एक राष्ट्र देखते हैं, नेपाल। नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है? तो नेपाल के साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, बिहार की सीमा लगती है, और फिर सिक्किम की सीमा लगती है, वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, और फिर सिक्किम की सीमा लगती है। इतने राज्यों के साथ सीमा साझा कौन करता है? नेपाल करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ नेपाल अपनी सीमाएं क्या करता है? साझा करता है। अब अगला राज्य यहां पर हम लोग देखेंगे, वो राज्य अपना कौन सा है? वो राज्य है भूटान। राष्ट्र है भूटान। भूटान के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है? तो भूटान के साथ सिक्किम की सीमा लगती है, सिक्किम के बाद असम की सीमा लगती है, WB की सीमा लगती है, WB के बाद यहां पर कहने के अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ये सभी सीमा साझा किसके साथ करते हैं? भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहां पर अगला राष्ट्र अपना है म्यांमार। म्यांमार के साथ किसकी किसकी सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, और फिर यहां पर नागालैंड, और फिर है मणिपुर, और फिर सबसे नीचे है मिजोरम। ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करते हैं? म्यांमार के साथ साझा करते हैं। तो अब हम यहां पर अगला राज्य देखें, तो अगला राज्य हमें यहां पर दिखाई पड़ता है। वो राज्य हमारा कौन सा है? वो राष्ट्र हमारा कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा साझा करने वाले राज्य कौन है? तो हमारे सीमा साझा करने वाले राज्य है बांग्लादेश के साथ। इधर बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय। और त्रिपुरा। मेघालय राज्य बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य? मेघालय राज्य। मेघालय राज्य बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। 2 बार सीमा साझा करता है। तो जीरो लाइन 2 बार मेघालय से आकर के जुड़ती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और त्रिपुरा ये किसके साथ सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ। 4096.5 किलोमीटर सीमा लंबी है किसकी? बांग्लादेश की। तो इस प्रकार से ये बात सभी को ध्यान में रखना है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे भारत की अवस्थिति और विस्तार, जिसके तहत हमने देखा कि भारत की अवस्थिति और विस्तार कहाँ कहाँ पर है, किस रूप में है, उसका स्वरूप क्या है। तो ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर आज की क्लास में देखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हमारी क्लास निरंतर रूप से चलती रहेगी और फिर हम यहाँ पर चीज़ों को
देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे आज की हमारी सीमा रेखा कैसी है, उसका एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखने का प्रयास किया कि हमारी सीमा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। यहाँ से जरूर एक ना एक प्रश्न आपको ज्योग्राफी में पूछा जाता है। बीपीएससी का बहुत हिट टॉपिक है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी प्रकार से आपके प्रश्नों के सेशन के साथ साथ जो कोर एरिया है जहाँ से बीपीएससी ने ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं उस पर हम लोग संवाद भी आपस में कायम करते रहेंगे, उसको समझते भी रहेंगे और फिर आपका उज्जवल भविष्य होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी के साथ जय हिंद, सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं।